वेल आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है प्लूटो। ये एनिमे काफी ज्यादा अंडररेटेड है और अगर तुम लोगों ने मॉन्स्टर देखा है तो ये एनिमे भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जिस बंदे ने मॉन्स्टर लिखी थी उसी ने प्लूटो भी लिखी है। और इवन इसकी स्टोरी काफी ज्यादा छोटी है, सिर्फ 8 एपिसोड्स में पूरी एनिमे की कहानी खत्म हो जाती है। तो एनिमे की कहानी बेस्ड है फ्यूचर में, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और अब हमारे साथ रोबोट्स रहने लगे हैं और इन्हीं के अराउंड पूरी मिस्ट्री भरी पड़ी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बहुत बड़े जंगल में बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लग चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर है जो अपने फेवरेट रोबोट को ढूंढ रहा है, जिसका नाम था मोंट ब्लांक। अब ये प्रोफेसर कौन है, इसकी स्टोरी क्या है, वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर ये प्रोफेसर अपने रोबोट को बचाने जाता है, लेकिन 2 ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोंट ब्लांक के टुकड़े, मतलब उसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज देखते हैं कि मोंट ब्लांक के टूटे हुए चेहरे के साथ 2 सींग जुड़े हैं। और मैं कह रहा हूँ कि पूरे सीरीज में ये हॉर्न्स या फिर ये सींग एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनने वाले हैं। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट को, जिसका नाम है गजेट। और वो एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था, जिसके कारण वो डर के उठ जाता है। और उसकी वाइफ, जिसका नाम हेलेना है, वो आके उसको पूछती है, लेकिन वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर गजेट तैयार होता है और न्यूज चैनल चलाता है, जिसमें मोंट ब्लांक के डेथ की खबर आ रही थी। उस न्यूज में बताया जाता है कि मोंट ब्लांक एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रोबोट था और सब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उसके डेथ पर भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल था, मतलब इतने अच्छे बंदे को कौन ही मारेगा। अब यहाँ पर गजेट को कॉल आती है और वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि गजेट एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वहाँ पर एक क्राइम हो चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा मरा था उसका नाम था ब्रेनॉट डी लॉन्ग का, और वो रोबोट्स प्रोटेक्शन लॉ का एडवोकेट था। मतलब यहीं से मिस्ट्री शुरू हो जाती है। पहले मोंट ब्लांक और अब ये एडवोकेट, दोनों ही रोबोट्स के रिलेटेड मर्डर है। यहाँ पर गजेट देखते ही पता लगा लेता है ये एक मर्डर है, ना कि कोई चोरी का सीन, क्योंकि आसपास तबाही के निशान थे, चोरी के नहीं। मतलब चोरी होती तो भी अलग अलग तरह की तबाही होती, पूरा रूम तबाह हो जाता, लेकिन रूम सिर्फ थोड़ा ही डैमेज हुआ था। और हम यहाँ देखते हैं ब्रेनॉट डी लॉन्ग की डेड बॉडी और उसके ऊपर भी मोंट ब्लांक की तरह 2 सींग थे। अब यहीं पर उन सभी ऑफिसर्स को एक कॉल आता है कि किसी ने चेक पॉइंट तोड़ दिया, मतलब बेसिक एक ट्रैफिक रिलेटेड कुछ क्राइम है। और ये सब लोग वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर की हालत खराब हो चुकी है और उसका एक दोस्त, जो कि एक रोबोट है, वो भी एक ट्रैफिक पुलिस रोबोट है, उसको किसी ने मार के चकनाचूर कर दिया। और इन्हें यकीन नहीं होता कि एक ट्रैफिक पुलिस रोबोट को कोई इतनी आसानी से मार कैसे सकता है। यहाँ पर इन लोगों को सस्पेक्ट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुनने के बाद गजेट ब्रिज के ऊपर से छलांग मार देता है, लेकिन वो एकदम ठीक होता है। यहाँ पर वो चोर को ढूंढते हुए एक चर्च के पास पहुंचता है और हमें यहाँ पर पता चलता है एक्चुअल में गजेट भी एक रोबोट ही है, जब वो अपने हाथ को एक गन में तब्दील कर लेता है। यहाँ पर वो चर्च के अंदर चोर को आसानी से पकड़ लेता है। तो यहीं पर गजेट उस चोर के साथ पूछताछ करता है और उसे पता चलता है वो बस एक ड्रग एडिक्ट था। लेकिन वो चोर गजेट के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गजेट उस रोबोट के घर पहुंचता है जिसका कत्ल हो गया था, जहाँ पर उसे उसकी वाइफ मिलती है, जिसे वो खबर देता है कि तुम्हारा पति मर चुका है। और उसके बाद गजेट उस रोबोट की मेमोरी चिप को लेता है और पहुंच जाता है अपने डिपार्टमेंट में, जहाँ हमें पूरी स्टोरी अभी से समराइज की जाती है। तो यहाँ पर गजेट बोलता है कि पहले मोंट ब्लांक मरा, फिर ये एडवोकेट ब्रेनॉट डी लॉन्ग, दोनों ही सिमिलर तरीके से मारे हैं, उनके सिर के ऊपर 2 सींग हैं। तो गजेट के सीनियर्स उसे पूछते हैं क्या इन दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही आदमी है। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। पहला, अगर एक ह्यूमन ने ये मर्डर किया है तो वो ब्रेनॉट डी लॉन्ग को तो मार सकता है, लेकिन मोंट ब्लांक का ऐसा हाल करना एक ह्यूमन के बस की बात नहीं। और दूसरा, इंटरनेशनल रोबोट लॉस के अनुसार कोई भी रोबोट को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि वो इंसानों को हर्ट कर सके, और ब्रेनॉट डी लॉन्ग एक ह्यूमन है। तो दोनों केसेस के पीछे कौन है, कैसे कर रहा है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। यहीं पर गजेट का सीनियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है कि अगर एक ऐसा रोबोट एग्जिस्ट करता है जो इंसान को मारने की क्षमता रख रहा है या फिर इंटेंशन भी रख रहा है, तो ठीक है उसी हादसे की तरह है जो कि 8 साल पहले हुआ था। अब 8 साल पहले क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद गजेट प्रोफेसर रेनहार्ट, जो कि मोंट ब्लांक का क्रिएटर है और जो पहले एपिसोड में मोंट ब्लांक के लिए रो रहा था, उससे मिलने जाता है और वो मोंट ब्लांक के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यहीं पर मोंट ब्लांक को श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि कैसे वो सबकी मदद करता है एंड ऑल। इन सबसे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर गजेट को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि न्यूज और पुलिस के अनुसार मोंट ब्लांक की मौत एक तूफान की वजह से हुई थी, जो कि जंगल में आग लगने से पहले आया था। लेकिन प्रोफेसर को ये पता है कि ऐसा कोई तूफान नहीं है जो कि मोंट ब्लांक को तबाह कर सके, और वो गजेट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पकड़ो जिसने ये काम किया है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गजेट अपना चेकअप करा रहा था और उसका चेकअप स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर हॉफमैन। देखो गजेट एक बहुत ज्यादा स्पेशल केस है। रोबोट होने के बावजूद वो थोड़ा बहुत थक जाता था, उसे थकावट महसूस होती थी और उसे नाइटमेयर्स भी आते थे। तो गजेट का जो एआई है काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था इंसानों के साथ मिल मिल के। यहाँ पर फिर से वो दोनों थोड़ा बहुत मोंट ब्लांक के
ऊपर बात करते हैं कि कैसे उसकी मौत एक मर्डर है और कोई ऐसे तूफान नहीं है जो कि उसे ऐसे ही खत्म कर दे। और रेनॉल्ड डी लांका के बारे में भी प्रोफेसर हॉफमैन थोड़े बहुत चीजें बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, तो इसके कारण उसके बहुत ज्यादा दुश्मन भी थे और इसी के कारण ये केस थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। एक रोबोट जिसको कोई इंसान हरा नहीं सकता और एक ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन दोनों की डेथ सेम तरीके से हुई। अब यहीं पर गजिट हॉफमैन को पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान रूम में घुस जाए, सब कुछ तबाह कर दे और कोई बायोलॉजिकल निशान ना छोड़े। तो ऐसा मोस्ट लाइकली पॉसिबल नहीं था। एंड अब हॉफमैन और गजिट दोनों ही उसके सपने के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक रोबोट को कैसे सपने आते होंगे और गजिट का केस क्यों इतना ज्यादा स्पेशल है। तो यहीं पर गजिट को कूड़े कबाड़े वाले से बॉबी, जो कि वो ट्रैफिक पुलिस रोबोट था, उसकी लाश मिलती है और वो उस लाश को चेक करना चाहता था। और यहाँ पर वो कबाड़ी वाला बोलता है कि जो करना है कर लो, क्योंकि ये अंत में कबाड़ ही है। तो यही सुनने के बाद गजिट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपने मेमोरीज में देखता है कि ऐसा ही सिमिलर डायलॉग उसके सपने में एक बंदे ने बोला था। अब यह सपना क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, वो हम सीरीज के नियर एंड में देखेंगे। अब यहीं पर गजिट फिर से बॉबी की वाइफ से मिलता है और उसे वो चिप देता है जो कि उसने बॉबी की लाश से निकाली थी। वो उसकी मेमोरी चिप थी और बॉबी की वाइफ चाहती थी कि वो उसे उसके अंदर डाले ताकि वो बॉबी की मेमोरीज देख सके। गजिट पहले वार्न करता है कि पुलिस ऑफिसर की मेमोरीज काफी ज्यादा ब्रूटल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसे देखना चाहती थी। तो गजिट मान जाता है और कुछ समय के लिए तो पहले उसकी वाइफ आराम से उसकी मेमोरीज देखती थी, लेकिन उसे सडनली एक झटका लगता है और वो कहती है कि ये क्या हो सकता है। तो वो उसे प्रोजेक्ट करके गजिट को दिखाती है। तो वो बॉबी के रिकॉर्डिंग में दिखता है कि जो बंदा ड्रग डीलर था उसी ने आके बॉबी को स्टील पाइप से मार के खत्म किया। लेकिन यहाँ पर बॉबी की वाइफ कुछ और ही दिखाना चाहती थी। बात ऐसी थी कि मरने से जस्ट पहले बॉबी का ध्यान उस क्रिमिनल से उठ के कहीं और चला गया, उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर रेनॉल्ड डी लांका मरा था। और यहीं पर मरने से जस्ट पहले बॉबी ने इस वाले फोटो को कैप्चर कर लिया था, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूद रहा था। यहाँ पर गजिट पता लगा लेता है कि वो एक चिड़िया कुछ नहीं है और इसके बारे में फॉरेंसिक टीम को बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब ये इंसान तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है। बॉबी की वाइफ उसे स्कैन करके बोलती है ये एक रोबोट भी नहीं है। यही सुन के गजिट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गजिट एक जेल में था जो कि एक स्पेशल टाइप के रोबोट से मिलना चाहता था। यहाँ पर उसे प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लैश कर सकते हैं दो रोबोट्स के। लेकिन गजिट एक स्पेशल मटेरियल से बना था, तो वो उसे मना करके उस रोबोट से मिलने चला जाता है और वो रोबोट होता है ब्रो 1589। अब मैंने वीडियो में कुछ समय पहले ये बताया था कि 8 साल पहले एक हादसा हुआ था, तो वो हादसा यही था कि ये ब्रो 1589 ऐसा पहला रोबोट था जिसने एक इंसान को मारा। तो यहाँ पर एक्चुअल में गजिट ब्रो से क्वेश्चन करता है कि जो रेनॉल्ड डी लांका का मर्डर हुआ उसके रिपोर्ट्स में ना ही इंसान था ना ही रोबोट। तो यहीं पर ब्रो समझ जाता है कि गजिट क्या पूछना चाहता है कि अगर मर्डर एक रोबोट है तो उसने ऐसा किया क्यों और उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। तो ब्रो अपनी भी स्टोरी समझाता है कि जब उसने एक ह्यूमन का मर्डर किया तो साइंटिस्ट ने उसका टेस्ट लिया था और उसका एआई एकदम ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। और इसी के बाद इंसान काफी ज्यादा डर गए और ब्रो को ऐसी स्थिति में यहाँ पर बंद करके रखा गया। यहाँ ब्रो कहता है कि अगर तुम्हें इस केस में एक लीड चाहिए तो तुम मेरे साथ मेमोरी चिप्स एक्सचेंज कर लो, हो सकता है तुम्हें कोई लीड मिल जाए। लेकिन यहाँ पर गजिट उसे 2 फोटो पकड़ाता है, माउंट ब्लांक की और रेनॉल्ड डी लांका की। अब यहीं पर ब्रो उन फोटोज को देखता है और गजिट पूछता है कि इन हॉर्न्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ब्रो डिफरेंट भगवानों का नाम लेता है, इजिप्ट, ग्रीक वगैरह, जिसमें गॉड ऑफ डेथ्स को क्या कहा जाता है या फिर सींग वाले भगवानों को क्या कहा जाता है। लेकिन अंत में ब्रो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पे पहुंचता है, ऐसे जो सींग है वो रोमन गॉड ऑफ डेथ के साथ एसोसिएटेड है और उस गॉड ऑफ डेथ का नाम है प्लूटो। और यहीं पर ब्रो कहता है कि ऐसे मर्डर्स और होने वाले हैं। माउंट ब्लांक दुनिया के सबसे टॉप रोबोट्स में से एक था जो कि सबसे ज्यादा एडवांस्ड भी थे और वक्त आने पे एक बहुत ही खतरनाक हथियार भी बन सकते हैं। और उन टॉप रोबोट्स में से एक बंदा गजिट भी था। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। एक बहुत बड़े विला में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम डंकन है अपना पियानो बजा रहा था और उसकी सर्विस के लिए एक नया बटलर रोबोट आता है जिसका नाम था नॉर्थ नंबर 2। अब यहाँ पर डंकन उस रोबोट से नफरत करता था, मतलब उसके घर में उसे कोई रोबोट चाहिए नहीं थे। लेकिन नॉर्थ नंबर 2 को डंकन का एक पर्सनल बटलर की तरह हायर किया गया था, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो नॉर्थ नंबर 2 के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजें पता लगती है कि वो एक मिलिट्री रोबोट है और सेंट्रल एशियन वॉर में वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ा भी था। तो इसलिए डंकन थोड़ा बहुत उससे नफरत करता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही एक हथियार है और अब वो रोबोट उसका एक पर्सनल बटलर बन चुका है। फिर भी डंकन उसे चाय बनाने के लिए कहता है। नॉर्थ नंबर 2 अपने एआई का इस्तेमाल करके डंकन की फेवरेट चाय बनाता है। उसे पीने के बावजूद डंकन को वो पसंद नहीं आती, चाहे पसंद आए लेकिन वो उससे नफरत कर रहा था, तो ऑब्वियसली वो उसकी बेइज्जती कर लेता है। यहीं पर हमें डंकन के बारे में थोड़ी और चीजें पता लगती है कि वो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल कंपोजर था और ब्लाइंड होने के बावजूद उसने एक के बाद एक हिट्स दिए
लेकिन अब वो म्यूजिक बनाना छोड़ चुके हैं। यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 म्यूजिक के बारे में थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डंकन उसे चुप करा देता है कि तुम जैसे घटिया रोबोट्स को आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम चुप ही रहा करो। इसके बाद डंकन उसे खाना खिलाता है, डिनर। यहाँ पर डंकन नॉर्थ नंबर 2 से पूछते हैं कि तुमने कितने लोगों को मारा सेंट्रल एशियन वॉर में, जिसके जवाब में नॉर्थ नंबर 2 कहता है कि उसने किसी भी इंसानों को नहीं मारा क्योंकि उसके रोबोट लॉज उसे मना करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन उसने बहुत सारे रोबोट्स को न्यूट्रलाइज जरूर किया। इसके बाद नॉर्थ नंबर 2 पियानो बजाने की कोशिश करता है, लेकिन डंकन उसे डांट के चुप करा देता है। यहाँ नॉर्थ नंबर 2 उनसे पूछता है कि आप सिर्फ पियानो पे क्यों म्यूजिक बजाते हो, इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पास पड़े हैं, जिसके जवाब में डंकन कहता है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारी तरह बेकार हैं। यहाँ पर डंकन कहता है जो भी चीजें मशीन से बनी होती है वो सब नकली हैं, असली चीजें तुम्हें दिमाग से ही निकालनी पड़ती हैं। जब वो अंधा नहीं था तब वो अपने गांव के सीनरी को देख सकता था और उसे अब तक वो चीज याद है और वो चाहता है कि उस सीनरी को वो एक ब्यूटीफुल म्यूजिक की तरह कंपोज करे। रात में सोते वक्त नॉर्थ नंबर 2 ये नोटिस करता है कि डंकन कुछ ना कुछ तो मुंह में बड़बड़ा रहा है, वो भी सोते वक्त। अब यहाँ पर अगले दिन नॉर्थ नंबर 2 पियानो बजा रहा था और डंकन उसे फिर से गुस्सा करता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 कहता है कल रात मैंने आपको कुछ नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। एक्चुअली वो कोई बड़बड़ाना नहीं था, वो एक तरह से गाना था जो कि डंकन अपने नींद में गा रहा था और एग्जैक्टली इसी नोट पे हर बार डंकन रुक जाता था अपने पियानो के सामने। तो नॉर्थ नंबर 2 उसी पार्ट को प्ले करता है। यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 उस धुन को बजा के भी दिखाता है, जिससे डंकन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर रोबोट कोई म्यूजिक बनाए तो एकदम नकली है और वो उसे तुरंत ऑर्डर देता है यहाँ से मुझे छोड़ के चले जाओ। जहाँ नॉर्थ नंबर 2 ये कहता है कि उसे पियानो सीखना है और इस बात पे डंकन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसा रोबोट कभी भी पियानो नहीं बजा सकता, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं वो वॉर में है, जाओ अपने लोगों को ही मार दो। जिसपे नॉर्थ नंबर 2 कहता है इसीलिए मैं पियानो सीखना चाहता हूँ, मैं उस वॉर में नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर बैठ के असली धुन बजाना चाहता हूँ। इसी के बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम डंकन के सपने में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने माँ के पीछे भाग रहा था और उसी धुन को वापस से गा रहा था, वो भी नींद में। अगली सुबह जब डंकन ब्रेकफास्ट खा रहा था तब उसे फिर से अपने पियानो की आवाज आती है और वो फिर से गुस्सा होकर नॉर्थ नंबर 2 को सुनाने चला जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 थोड़ा बेहतर हो चुका था और अब वो उस धुन को रेप्लिकेट कर सकता था। नॉर्थ नंबर 2 वो धुन बजा के भी सुनाता है। इस बात पे डंकन का गुस्सा पार हो जाता है और वो आसपास के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ने लगता है। यहाँ वो नॉर्थ नंबर 2 की फिर से बेइज्जती करता है कि एआई से बनाया हुआ म्यूजिक कोई म्यूजिक होता नहीं है, वो बस एक रिकॉर्डिंग होती है और तुमने तो वॉर में अपने ही लोगों को मार दिया, तुम किसी लायक नहीं हो। अब यहाँ पर डंकन अपनी पूरी कहानी बताता है नॉर्थ नंबर 2 को, जिसमें हमें पता चलता है कि उसका असली नाम डंकन नहीं था, उसका असली नाम पॉलो होली था। तो वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था और बचपन से ही उसको ये आंखों की बीमारी थी। कुछ समय बाद वो अंधा हो भी गया और उसका बाप बहुत जल्दी मर भी गया था। तो हुआ यूं कि उसके बाप के मरने के कुछ समय बाद उसकी माँ ने एक बहुत ही अमीर बंदे से शादी कर ली और इस डंकन को भेज दिया इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में। तो उसके बाद उसे स्कूल में बहुत ज्यादा सताया गया और कुछ समय बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे अलग अलग हॉस्पिटल्स भेजे गए, लेकिन डॉक्टर्स उसका इलाज कर नहीं पाए। उसे लग रहा था वो मरने वाला है, लेकिन सडनली उसी टाइम एक जापानीज डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन इसके बदले में उसकी देखने की शक्ति पूरी तरह से वो खो देगा। और ऐसा ही होता है, सर्जरी सक्सेसफुल होती है और डंकन की देखने की शक्ति दिन ब दिन कम होने लगती है। और ठीक होने के बाद से ही वो अपना पूरा ध्यान म्यूजिक पे देने लगा और देखते ही देखते कुछ समय बाद उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसके कुछ ही समय बाद उसे अपने माँ के मौत की खबर मिली और ये भी खबर मिली कि वो कभी उस अमीर आदमी से शादी कर ही नहीं पाई। और यहाँ पर डंकन कहता भी है कि अच्छा हुआ मर गई, उसे पता होना चाहिए कि अपने बच्चे को अकेला छोड़ने का नतीजा क्या होता है। और एक्चुअल में जिस महल में डंकन रहता है वो महल उसी अमीर आदमी का था और वो कहता है कि वो अपनी माँ को ये रियलाइज करवाना चाहता है कि उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज छोड़ दी है, वो है उसका होम टाउन। और अब वो अपने होम टाउन के सीनरी को एक म्यूजिक में कन्वर्ट कर देना चाहता है ताकि उस म्यूजिक की ब्यूटी इस पूरे महल से 10 गुना बेहतर हो। यहाँ पर डंकन कहता है नॉर्थ नंबर 2 को कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेटर लिख दूंगा। रात में फिर से नॉर्थ नंबर 2 पियानो बजाने लगता है और अब वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। पियानो बजाते बजाते नॉर्थ नंबर 2 को भी अपने एआई में सपने आते हैं, वो फ्लैशबैक्स होते हैं उस वॉर टाइम के जब उसने अपने ही जाति को खत्म कर दिया, यानी कि बहुत सारे रोबोट्स को, जहाँ डंकन को ये विश्वास नहीं होता कि ये रोबोट्स भी सपने देख सकते हैं। अगले दिन डंकन अपने गार्डन में टहल रहा होता है और उसे नॉर्थ नंबर 2 नहीं दिखता, तो वो थोड़ा बहुत चिंतित हो जाता है कि कहीं वो सच में तो नहीं चला गया। तो उसे नॉर्थ नंबर 2 की बातें याद आती है, जो धुन वो अपनी नींद में गाया करता था वो परफेक्टली फिट होती है उसके सॉन्ग में। तो वो वापस जाता है अपने पियानो के पास और वो धुन बजाने लगता है, लेकिन उससे वो धुन नहीं बजती। तो वो गुस्से में अपनी छड़ी से पियानो को मारने ही वाला था कि नॉर्थ नंबर 2 उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर डंकन पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, जिसके रिप्लाई में नॉर्थ नंबर 2 कहता है कि वो उसके गाँव गया था बहुत सारे गाने कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअल में ये डंकन क्या बजाना चाहता था। और वो कहता है कि उसे वो धुन मिल भी गई। इसी पे डंकन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रोबोट्स गा नहीं सकते, चुप हो जा, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना। इसी के जवाब में नॉर्थ नंबर 2 ये भी कहता है कि वो उसके गांव बोहेमिया में एक बूढ़े आदमी से मिला जिसे गानों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी थी, और जो गाना डंकन बजाना चाहता था वो गाना दरअसल उसकी माँ का था। यहाँ पर रोबोट एक बात क्लियर करता है
और एक सच सामने लगता है कि डंकन की माँ ने उसे कभी छोड़ा नहीं था। वो बस उस अमीर आदमी के पास गई ताकि वो डंकन की स्कूल की फीस भर सके और उसका इलाज कर सके। और यहाँ पर नोट नंबर 2 कहता है कि डंकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा था, अपने माँ का साथ। दरअसल बचपन में अपनी माँ के साथ हाथ पकड़ के वो ये गाना गाया करता था और वो यही यादें भूल रहा था और इसी वजह से वो अपनी धुन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर नोट नंबर 2 डंकन को वो गाना गा के सुनाता है। यही सब सुनने के बाद डंकन की यादें पूरी तरह से ताजा हो जाती है और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली वो नॉर्थ नंबर 2 को एडमायर करता है और कहता है कि अब से तुम मेरे बटलर हो, कभी भी वॉर में वापस मत जाना। और यहाँ पर वो नॉर्थ नंबर 2 को पियानो सिखाने के लिए नान जाता है और इसके बाद वो कुछ समय एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताते हैं और फाइनली डंकन अपना गाना फिनिश कर लेता है। इसके बाद नॉर्थ नंबर 2 को वो बुलाता है और कहता है कि मेरा गाना सुनो। लेकिन यहीं पर अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ नंबर 2 को उनकी तरफ आती हुई एक बहुत ही खतरनाक चीज का एहसास होता है। यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 डंकन से पूछता है कि क्या आपने उस स्विट्जरलैंड की माउंट ब्लैंक की न्यूज सुनी थी? तो डंकन कहता है हाँ मुझे पता है, तूफान के कारण उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर नॉर्थ नंबर 2 कहता है कि उसी तरह का सेम तूफान अब हमारी तरफ आ रहा है और वो कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। इसके बाद वो घर के बाहर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान इकट्ठा हो रहा है। नॉर्थ नंबर 2 अपने कपड़े निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका वॉर रोबोट वाला फॉर्म, जहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वो उस तूफान की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब तुम लोग यहाँ पर पूछ सकते हो कि एक तूफान की तरफ कोई क्यों जाएगा? दरअसल नॉर्थ नंबर 2 ने तूफान को सेंस नहीं किया था, उस तूफान को लाने वाली एक चीज को सेंस किया था और उसकी रेडिएशन काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसी की वजह से नॉर्थ नंबर 2 उन बादलों की तरफ चार्ज करता है और आसमान में बहुत ही कम समय के लिए वो किसी से लड़ाई करता है। वो हमें ढंग से दिखाया नहीं जाता, लेकिन एक स्पार्क के साथ बहुत बड़ा धमाका होता है। यहीं पर डंकन अपने घर से बाहर आता है और उसे सुनाई देता है कि नॉर्थ नंबर 2 उसका फेवरेट गाना गा रहा है और डंकन कहता है नॉर्थ नंबर 2 जल्दी वापस आओ, मुझे तुम्हें पियानो सिखाना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं उस स्पार्क और ब्लास्ट के कारण नॉर्थ नंबर 2 के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और वो आखिरी बार वो गाना गा के अपनी जान छोड़ देता है। अब यहाँ पर 3 मर्डर्स हो चुके हैं, 2 रोबोट्स और 1 इंसान। तीनों की मौत सेम चीज, तूफान की वजह से। मतलब ब्रेनॉट डी लांका की तो ऐसे नहीं हुई थी, लेकिन दोनों रोबोट्स सेम तूफान की वजह से मरे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ गजिट अपने कंट्री से बाहर आया था और यहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जो कि एक रोबोट था और उसे पूछता है क्या तुम ही एटम हो? जिस पर वो लड़का रिप्लाई करता है हाँ मैं ही एटम हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो यार, मिस्ट्री बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है। 3 रोबोट्स वैसे भी मर चुके हैं। कौन कर रहा है ये मर्डर? पक्का कोई इंसान तो नहीं हो सकता। अगर रोबोट भी है तो कितना ज्यादा खतरनाक रोबोट होगा और ये सब मर्डर्स हो क्यों रहे? इन सब का जवाब तुम्हें मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, मेरे लिए नहीं, कम से कम नॉर्थ नंबर 2 के लिए। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।